नमस्ते बच्चों। कल हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड्स तक कंप्लीट किया था। आज हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सॉलिड्स ऑन द बेसिस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और इसके अलावा इन सॉलिड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पे हमारे पास दो टाइप के सॉलिड होते हैं। एक होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और दूसरा होता है अमोर्फस सॉलिड। इन सॉलिड्स को क्लासिफाई किया गया है कि इनके अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो किस तरीके से अरेंज हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हम जानते हैं एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, इनमें से कोई भी हो सकता है। हो सकता है कि एक सॉलिड एटम का बना हो, या फिर हो सकता है आयन का बना हो, या फिर मॉलिक्यूल का बना हो। अब सबसे पहले है हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है। ऐसा सॉलिड जिसके अंदर सभी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक डेफिनेट ज्योमेट्रिक पैटर्न के अंदर 3 डायमेंशन में अरेंज हों, उनको बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड। फॉर एग्जांपल, हमारे पास 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ए, बी, सी। अगर ये सभी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एक डेफिनेट अरेंजमेंट में प्रेजेंट हों, जैसे ए, बी और सी, ये 3 कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं। अगर इनका एक डेफिनेट अरेंजमेंट हो, जैसे ए, बी, सी, उसके बाद फिर दोबारा से ए, बी, सी, ए, बी, सी, ए, बी, सी, एट्सेट्रा, अगर इस तरीके से अरेंजमेंट आए और आगे के अरेंजमेंट को हम प्रिडिक्ट कर सकें, उसको हम बता सकें, ऐसे सॉलिड्स को बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसे कि हम इसमें देख रहे हैं ए बी सी ये बार बार रिपीट हो रहा है। यहाँ पर इस अरेंजमेंट का एक लॉन्ग रेंज है, फिर दोबारा से ए बी सी आएगा, ए बी सी आएगा। इस तरीके के जो सॉलिड्स होते हैं उनको बोलते हैं हम क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है द सब्सटेंसेस whose constituent particles are arranged in a definite geometric pattern in 3-dimensional space are called crystalline solids। और इसके छोटी सी हम डेफिनेशन दे सकते हैं, द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन रेगुलर पैटर्न इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कॉपर है, आयरन है, गोल्ड है, क्वार्ट्ज, नेफ्थलीन, जिंक सल्फाइड, पोटेशियम नाइट्रेट, बेंजोइक एसिड एट्सेट्रा। उसके बाद में अगला है हमारे पास अमोर्फस सॉलिड। जैसा कि हमने देखा क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक डेफिनेट अरेंजमेंट में प्रेजेंट हैं, बट ऐसा सॉलिड जिसके अंदर कोई एक डेफिनेट पैटर्न ना आए, जैसे यहाँ पर ए बी सी आ गया, फिर सी ए बी, फिर बी ए सी सी एट्सेट्रा। यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक डेफिनेट अरेंजमेंट में प्रेजेंट नहीं है, तो ऐसे सॉलिड्स को बोलते हैं हम अमोर्फस सॉलिड्स। तो इसकी डेफिनेशन होगी द सॉलिड्स whose constituent particles are not arranged in any regular pattern और अरेंजमेंट आर टर्म्ड एज अमोर्फस सॉलिड्स। यहाँ पर इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, ग्लास, रबर, प्लास्टिक एट्सेट्रा। अब उसके बाद में है इनकी प्रॉपर्टीज़। क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमोर्फस सॉलिड्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो अलग अलग होंगी, और इसका कारण है कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट डिफरेंट होगा। इस वजह से तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो पहला है एटम्स का या फिर मॉलिक्यूल्स या आयंस का अरेंजमेंट। द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्री ड्यू टू ऑर्डर्ड अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एंड दीज सॉलिड्स आर लॉन्ग रेंज ऑर्डर सॉलिड्स। ये हम पीछे देख चुके हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर एक डेफिनेट रेगुलर ज्योमेट्री होगी और यहाँ पर इनके अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है। कहने का मतलब ये है कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक लंबी रेंज के अंदर
ऑर्डरली अरेंज्ड होते हैं। नेक्स्ट है मेल्टिंग पॉइंट। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प होगा। इसका मतलब ये है कि सपोज हमारे पास कोई भी एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये हमारे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इस क्रिस्टलाइन सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है सपोज 773 केल्विन। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट हम जानते हैं टेम्परेचर का वो पॉइंट जिसके ऊपर एक सॉलिड लिक्विड के अंदर कन्वर्ट होता है, उसको बोलते हैं हम मेल्टिंग पॉइंट। तो यहाँ पर इसका मेल्टिंग पॉइंट है 773 केल्विन। अब शार्प मेल्टिंग पॉइंट से मतलब ये होगा कि इसको हम जब तक 773 केल्विन टेम्परेचर प्रोवाइड नहीं करेंगे तब तक ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा, और जैसे इसको 773 केल्विन टेम्परेचर मिलेगा उसके बाद में तुरंत ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, अब्रप्टली चेंज होगा ये। तो जो हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा, यहाँ तक कि इसको 772 केल्विन टेम्परेचर भी मिलेगा तब भी ये लिक्विड के अंदर कन्वर्ट नहीं होगा। अगली प्रॉपर्टी है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स आर एनआइसोट्रोपिक इन नेचर। तो यहाँ पर हम एनआइसोट्रोपिक का मतलब समझते हैं। देखिए मोस्टली जहाँ कहीं पे एन वर्ड यूज़ होता है स्टार्टिंग में तो इसका मतलब होता है नोट या नहीं, और आइसो का मतलब होता है सेम। अब होता ये है कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं इनके अंदर डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर जैसे जैसे हम अलग अलग डायरेक्शंस में जाएंगे तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू है वो अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग होगी। इस वजह से इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को बोलते हैं हम एनआइसोट्रोपिक सॉलिड्स। कहने का मतलब ये है कि सपोज हमारे पास दो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ए और बी, ये कुछ इस तरीके से अरेंज हैं। अगर हम इस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं तो सारे के सारे जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो ए आ रहे हैं, इधर जाने पर एक बार ए आया फिर बी, ए बी एट्सेट्रा। तो यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू है वो अलग अलग डायरेक्शंस में अलग अलग होगी। इस वजह से इसको बोलते हैं हम एन आइसोट्रोपिक सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड को। अगला है क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब ये होता है किसी चीज़ को कट करना। क्लीवेज का मतलब एक सेल डिवीज़न भी होती है, बट यहाँ पर क्लीवेज का मतलब है कट करना। क्रिस्टलाइन सॉलिड को जब हम किसी शार्प नाइफ से, मतलब किसी भी शार्प एज टूल, मतलब किसी भी बहुत तेज़ सरफेस वाले टूल से हम किसी इसको कट करते हैं तो उसके बाद में जो हमें दो अलग अलग पीसेस मिलेंगे उनकी जो सरफेस है वो एकदम स्मूथ होगी। जैसे सपोज हमारे पास ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है और इस क्रिस्टलाइन सॉलिड को हमने यहाँ से कट किया, तो यहाँ से कट करने पर दो पीसेस बने, तो ये दोनों जो पीसेस होंगे इनके जो सरफेस हैं, ये जो ऑब्टेंट पीसेस हैं इनके जो सरफेस हैं वो एकदम स्मूथ रहेंगे। ठीक है, ये है क्लीवेज। उसके बाद में है प्रॉपर्टीज़ ऑफ अमोर्फस सॉलिड। अमोर्फस सॉलिड की जो पहली प्रॉपर्टी है वो ये होगी कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं वो एक डेफिनेट रेगुलर अरेंजमेंट में प्रेजेंट नहीं होते हैं। ठीक है, एंड दीज सॉलिड्स डू नॉट हैव लॉन्ग रेंज ऑर्डर। तो यहाँ पर हमने देखा कि कभी ए आता है, कभी बी, कभी सी, एक डेफिनेट अरेंजमेंट नहीं है। नेक्स्ट वन इज मेल्टिंग पॉइंट। जैसे हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर देखा कि जैसे हम इसको गर्म करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को, तो एक डेफिनेट टेम्परेचर के ऊपर वो पिघलना स्टार्ट होंगे। ऐसा नहीं है कि उससे पहले टेम्परेचर के ऊपर वो मेल्ट करना स्टार्ट कर दे, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एग्जांपल बताया था। बट अमोर्फस सॉलिड्स के अंदर क्या होता है कि इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प नहीं होता है। जैसे ही हम उसको गर्म करते हैं अमोर्फस सॉलिड को, तो
वो एक वेरिएबल टेम्परेचर की रेंज पर पहले सॉफ्ट होगा और उसके बाद में वो मेल्ट करना स्टार्ट करेगा। जैसे हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं प्लास्टिक हमारा एक अमोर्फस सॉलिड है। तो प्लास्टिक को जब हम गर्म करते हैं तो पहले वो सॉफ्ट होगा और सॉफ्ट होने के बाद में और अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं तो उसके बाद में वो लिक्विड स्टेट के अंदर कन्वर्ट होगा। इसी प्रॉपर्टी की वजह से हम जो अमोर्फस सॉलिड्स हैं उनके अंदर मोल्डिंग कर सकते हैं। मोल्डिंग से मतलब ये होगा कि ऐसे सॉलिड्स को हम अलग अलग टाइप का जो शेप है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है amorphous solids do not have sharp melting point on heating. They first soften and then melt over a range of temperature. Because of this property, amorphous solids are molded and different shapes of amorphous solids can be obtained. अगली प्रॉपर्टी है अमोर्फस सॉलिड्स आइसोट्रोपिक होंगे नेचर में। आइसोट्रोपिक से मतलब ये है कि अलग अलग डायरेक्शंस के अंदर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ होंगी उन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की जो वैल्यू है वो सेम होती है। अमोर्फस सॉलिड्स आर आइसोट्रोपिक इन नेचर मीन्स अमोर्फस सॉलिड्स शो सेम वैल्यू ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज़ इन डिफरेंट डायरेक्शंस। कारण इसका डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स is in different directions so that all the directions are identical and all physical properties are same in all the directions। कहने का मतलब ये है कि एक डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स एरेंज का नहीं है। इस वजह से हम चाहे किसी भी डायरेक्शन के अंदर जाएं तो सभी डायरेक्शंस ऑलमोस्ट आइडेंटिकल होंगी और ये आइडेंटिकल होने की वजह से जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी सेम रहेंगी। नेक्स्ट होता है क्लीविस का मैंने आपको मतलब बताया कट करना। अमोर्फस सॉलिड को जब हम कट करते हैं, सपोज ये आपके पास अमोर्फस सॉलिड है और इस अमोर्फस सॉलिड को मैंने यहाँ से कट किया, तो कट करने के बाद में इधर हमें जो सरफेस मिलेंगी वो स्मूथ नहीं होंगी, मतलब ये रफ होंगी। तो when amorphous solids are cut with sharp knife, then obtained pieces have rough surfaces or irregular surfaces। अगला है amorphous solids are pseudo solids और false solids। पीछे आपका जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उसको हम ट्रू सॉलिड भी बोलते हैं और अमोर्फस सॉलिड को बोलते हैं हम स्यूडो सॉलिड्स और फॉल्स सॉलिड। स्यूडो का मतलब होता है फॉल्स, झूठा, और अमोर्फस सॉलिड का एक नाम और है सुपर कोल्ड लिक्विड। इसका मतलब ये होगा कि लिक्विड्स की तरह जो हमारे पास अमोर्फस सॉलिड है उनके अंदर भी फ्लो करने की टेंडेंसी होती है, बट अमोर्फस सॉलिड्स के अंदर जो फ्लो करने की टेंडेंसी है वो लिक्विड के कंपैरिजन में बहुत स्लो होगी। यहाँ पर इसका एक एग्जांपल दे रखा है, एक्सप्लेनेशन है। सपोज हमारे पास कोई भी एक ऐसा ग्लास है जो किसी बहुत पुरानी बिल्डिंग के अंदर लगा हुआ है, ओल्ड सिविलाइजेशन की कोई बिल्डिंग है। अगर उस ग्लास के बॉटम को हम देखते हैं तो टॉप के मुकाबले हमें नीचे से, बॉटम से थोड़ा सा थिक मिलेगा, थोड़ा सा मोटा मिलेगा ऊपर वाले पोर्शन के मुकाबले। जैसे ये हमारे पास कोई गिलास फिक्स हो रखा है किसी भी पुरानी बिल्डिंग के अंदर, तो ये जो सरफेस है वो थोड़ा थिक रहेगा और ये थिन रहेगा, मतलब ये वाला जो हिस्सा है वो पतला होगा, ये थोड़ा सा मोटा होगा। अब गिलास हम जानते हैं कि एक अमोर्फस सॉलिड है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमोर्फस सॉलिड इज सुपर कूल्ड लिक्विड, मतलब ये लिक्विड की तरह भी बिहेव कर सकता है। अब इस वजह से क्या होगा कि इस ग्लास के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से नीचे की तरफ फ्लो करेंगे, बट फ्लो करने की जो टेंडेंसी है, जो स्पीड है, वो लिक्विड के मुकाबले बहुत स्लो होगी। तो बहुत पुरानी बिल्डिंग्स के अंदर बहुत सालों के बाद में
जो ये पार्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो नीचे की तरफ आएंगे, इस वजह से ये थिक हो जाएगा। यहाँ पर सेम चीज़ लिखी हुई है, इसको आप पढ़ लेना। उसके बाद में है हीट ऑफ फ्यूज़न। हीट ऑफ फ्यूज़न का मतलब होता है एनर्जी या फिर हीट की वो अमाउंट जो किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड होगी, उसको बोलते हैं हम हीट ऑफ फ्यूज़न। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर हीट ऑफ फ्यूज़न डेफिनेट होती है, बट अमोर्फस सॉलिड्स के अंदर ये डेफिनेट नहीं होगी। अब लास्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, वाई द सॉलिड्स आर रिजिड, मतलब जो सॉलिड्स हैं वो रिजिड क्यों होते हैं। तो इसका कारण ये है कि सॉलिड्स के अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स है वो मैक्सिमम होती है, इस वजह से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत क्लोजली पैक्ड होंगे। और जब यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स बहुत क्लोजली अरेंज होते हैं तो जो एम्प्टी स्पेस है वो बहुत कम रहेगा। जैसे कुछ इस तरीके से कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हमारे पास अरेंज होंगे और इसी वजह से जो सॉलिड्स हैं उनको हम कंप्रेस नहीं कर पाते हैं, और यही कारण है कि आपके जो सॉलिड्स हैं वो रिजिड रहेंगे। थैंक यू।